हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर तक में हमने फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कवर किया था, रेनमैन प्रॉब्लम्स हमने कवर किया था, रिवर स्विमिंग प्रॉब्लम्स हमने कवर किया था। सो वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब मैं अगली चैप्टर की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर मैंने पिछले लेक्चर में ख़त्म कर चुका है और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे। फिर भी आप लोगों में से किसी को अगर डाउट हो तो बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो अब बिना ज़्यादा समय व्यतीत किए मैं आगे की ओर बढ़ना चाहूँगा, आगे चैप्टर्स की ओर बढ़ना चाहूँगा। सो ये चैप्टर है बेसिकली सर्कुलर मोशन वाला, जो कि चैप्टर नंबर 7 है फ्रॉम एच सी वर्मा। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 20 है इस क्लास 11th फिजिक्स के प्लेलिस्ट में। तो चलो बिना ज़्यादा समय व्यतीत किए हम सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ते हैं। सो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में जो मुझे बताना है वो है एंगुलर वेरिएबल्स। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी चीज़ से लड़ाई करने जा रहे हो, यहाँ पे बेसिकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ वॉर। इट्स नॉट एग्जैक्टली द वॉर बेसिकली, बट आई एम जस्ट कोरिलेटिंग इट विद द वॉर। तो जब भी आप अगर किसी लड़ाई में जाओगे तो आपके पास हथियार होने चाहिए, अलग अलग किस्म के हथियार होने चाहिए, जो कि अलग अलग रणभूमि के सिचुएशंस में काम आएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी सर्कुलर मोशन जस्ट एक रणभूमि समझो, जिसमें कि हमें अलग अलग चीज़ें जानने की ज़रूरत है पहले से, जिसे मैं प्री रिक्विसाइट्स कहता हूँ। तो उन्हीं प्री रिक्विसाइट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे मैं एंगुलर वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, जिसमें कि एंगुलर पोजिशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशंस, ये सब हम पढ़ेंगे। और इनकी ज़रूरत आपको आगे मालूम पड़ेगी जब हम क्वेश्चन से डील करेंगे कि ये हमने क्यों पढ़ाई करी है। तो इनकी ज़रूरत आपको कंप्लीटली आगे मालूम पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। सो दिस इज़ अ सर्कल, ये एक सर्कल है हमारे पास, और ये मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ। ठीक है, ओ एक्स दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड ओ वाई दिस इज़ द वाई एक्सिस। ठीक है, सो अब कोई एक पार्टिकल है, जस्ट समझो यहाँ पे पार्टिकल पी है, उसने अपनी जर्नी जो है वो इस पी पॉइंट से स्टार्ट करी। ठीक है, ये पार्टिकल बेसिकली पी है और ये पॉइंट एक्स है, ओ एक्स में बोला। सो इस पार्टिकल पी ने अपनी जर्नी एक्स पॉइंट से स्टार्ट करी यहाँ से। ठीक है, और जब एंगल जो था वो थीटा इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पे ओ एक्स बेसिकली क्या है, जहाँ से हम एंगल मेजर कर रहे हैं। सो एट ओ एक्स थीटा इज़ बेसिकली 0, और फिर इस डायरेक्शन में जो है वो थीटा बढ़ रही है हमारे पास। ठीक है, अब ये पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0 पे था। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब थीटा क्या है, एक तरीके का पोजीशन दर्शा रहा है इस पार्टिकल का। ठीक है, जो कि पार्टिकल पी है हमारे पास। तो थीटा ही एक्चुअली एंगुलर पोजीशन बताता है। थीटा इज बेसिकली द एंगुलर पोजीशन। सो एट टाइम इज इक्वल टू 0 द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल पी इज 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये पार्टिकल फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ा, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना स्टार्ट किया। ये मूव करता करता सपोज करो एट टाइम टी इस पॉइंट पे पहुंचा। ये पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूँ z, ओ जेड। सो पार्टिकल p जो है टाइम t पे z पोजीशन पे पहुंच गया, और z पोजीशन की एंगुलर पोजीशन कितनी थी, थीटा थी। ठीक है, ये मैं थीटा बोल रहा हूँ। सो एट पॉइंट z जो कि एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है इस पार्टिकल p की एट टाइम t पे। ठीक है, वहाँ पहुँच गया वो टाइम t पे। अब सपोज करो इस पॉइंट z के बाद एट टाइम t जो कि पार्टिकल पहुँचा है, थोड़ा और समय व्यतीत हुआ, t से t प्लस डेल्टा t हो गया, और ये पार्टिकल z डैश पे पहुंच गया, ये z डैश है। ठीक है, सो इसकी एंगुलर पोजीशन अगर मुझे दिखानी होगी तो मैं एक जस्ट सेंटर तक ड्रॉ करूंगा एक लाइन, और ये थीटा है जो यहाँ पे, ये जिसने पार्टिकल ने थीटा के बाद और तय किया, वो समझो डेल्टा थीटा है, मैंने ऐसा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे टाइम कितना लिया पार्टिकल ने, t प्लस डेल्टा t लिया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। सबसे पहले देखो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल पॉइंट x पे था, जैसे ही टाइम t बीता पार्टिकल कहाँ पहुँचा, पॉइंट z पे पहुँचा, और फिर एक्स्ट्रा टाइम डेल्टा t हुआ तो पार्टिकल कहाँ पहुँचा, z डैश पे पहुँचा, और z डैश की एंगुलर पोजीशन कितनी थी, थीटा प्लस ऑफ डेल्टा थीटा थी। ठीक है, इतना था हमारे पास एंगुलर पोजीशन एट z डैश। सो अगर मैं डेल्टा t टाइम की बात करूँ कि डेल्टा t टाइम पे ये पार्टिकल p जो है वो कितना एंगुलर पोजीशन ट्रैवल किया, सो आप सीधा ही बोलोगे डेल्टा t पे उसने डेल्टा थीटा ट्रैवल किया। ये तो साफ ही दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज डेल्टा थीटा, और z से z डैश जो है पॉइंट, ये कितने टाइम पे वो ट्रैवल किया, डेल्टा t टाइम पे। सो ये हमारे पास है। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस को इंडल्ज करूँ, कैलकुलस थोड़ा यूज़ करूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। इसको मैं क्या बोलूँगा, डी थीटा
अपॉन dt बोलूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से समझना कैलकुलस की खूबसूरती। ठीक है, मैंने ये जो टाइम फाइनाइट ले रहा था z टू z डैश वाली डेल्टा t, जिसपे कि एंगुलर पोजीशन डेल्टा थीटा ट्रैवल कर रहा था ये पार्टिकल p, उस टाइम को मैंने इन्फिनिटेसिमली स्मॉल ले लिया। ठीक है, क्या किया मैंने, डेल्टा t को काफ़ी ही छोटा ले लिया, टेंडिंग्स टू जीरो, ऑलमोस्ट टेंडिंग्स टू जीरो। ठीक है, तो वो थोड़ा ही सा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे गया, जितना आप थोड़ा सोच सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा आगे गया वो। ठीक है, और जैसे ही मैंने वैसा लिया तो ये डेल्टा थीटा भी बहुत ही थोड़ा सा आगे हुआ, मतलब एंगुलर पोजीशन भी बहुत थोड़ा सा ही आगे हुआ, और इसलिए मैं इसको क्या लिख दिया, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये तो भाई कैलकुलस है। ठीक है, अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, ओमेगा बोलता हूँ। और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। दिस इज अनदर एंगुलर वेरिएबल्स, ओके, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो हमने देखा कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है, अब हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो दो चीज़ें हमने जान ली, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके बाद जो तीसरी एंगुलर वेरिएबल आती है वो आप गेस कर सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन। दिस इज समवॉट रिलेटेड टू एक्स, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज समवॉट रिलेटेड टू लीनियर स्पीड और लीनियर वेलोसिटी, यू कैन से v। अब जो तीसरा वाला आएगा वो ऑब्वियसली रिलेटेड टू एक्सेलरेशन होगा, और क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन है सो इसका जो पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे एंगुलर वेरिएबल में वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, दैट इज अल्फा। वेल अगेन आप अल्फा को कैसे लिख सकते हो, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो ये होगा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने तीन एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया। द फर्स्ट वन इज एंगुलर पोजीशन, सेकंड वन इज एंगुलर वेलोसिटी एंड द थर्ड वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो हमने डिस्कस किया। अब चलो हम इस चीज़ को थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो एक केस होगा लीनियर वाला और एक केस होगा एंगुलर वाला। इन दोनों को मैं साइड बाय साइड डिस्कस करता हूँ ताकि आप वहाँ से रिलेट कर सको। सो लीनियर वाले में भी हमने जो केसेस लिए थे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थे। ठीक है, वहाँ पे कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन लिख दो आप, और यहाँ पे जो केसेस मैं लूँगा वो क्या होगा, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वाला होगा। सो इस केस में जो पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था अपने पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी था, और एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, लीनियर एक्सेलरेशन। इसी को मैं इस केस में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ एल्फा इंटू टी। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, ये जो v है, जो फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट टाइम t बोल दो, उसको मैं ओमेगा लिया, दिस इज एट टाइम t। जो u है वो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, तो उसको मैं ओमेगा नॉट लिख रहा हूँ, ये भी टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी है टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, और फिर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये लीनियर एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो पहला ये हुआ। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो हुआ उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे था x इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, उसको ही जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x को मैं लिखता हूँ थीटा एट टाइम t, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस ऑफ हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ये सेकेंड हो गया अपने पास। तो जस्ट आप इसको भी यहाँ से देख सकते हो, ये लीनियर पोजीशन है हमारा, ये एंगुलर पोजीशन है। अगेन ये इनिशियल वेलोसिटी है टाइम t इज इक्वल टू जीरो, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, फिर टाइम है, फिर लीनियर एक्सेलरेशन है, या एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगेन टाइम का स्क्वायर है। फिर थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको v को आप क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा थीटा। सो ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ मैंने v को अगेन ओमेगा लिखा, u को ओमेगा नॉट लिखा, a को अल्फा लिखा एंड x को थीटा लिखा। सो ये था अपना तीन कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये था अपना कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन के लिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलो हम नेक्स्ट एक दूसरी सी चीज़ डिस्कस करते हैं कि सपोज करो ये पार्टिकल p था जिसने ये x पॉइंट से z पॉइंट तक आया, फिर z डैश पॉइंट तक गया, ये ठीक है ऐसे गया यहाँ पे ये पार्टिकल। अब ये जो z डैश है, ये अगर मैं लीनियर डिस्टेंस लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो z डैश को अगर मैं लिखना चाहूँ,
जेड जेड डैश को बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये मुझे पता है रेडियस है, चलो मैं रेडियस एज्यूम करता हूँ ओ जेड ओ एक्स या ओ वाई बोलो, दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है, रेडियस जो है इस केस में वो मैं लेता हूँ आर, ये मुझे पता है और ये थीटा मुझे पता है। ठीक है, और ये डेल्टा थीटा मुझे पता है। सो जेड जेड डैश लीनियर डिस्टेंस जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी इस केस में, बेसिकली आप जेड जेड डैश को आर डेल्टा थीटा लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू जेड जेड डैश, ये वाला आर और ये वाला डेल्टा थीटा। सो जब ये आप आर रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा थीटा से, जो कि जेड से जेड डैश जाने में एंगुलर पोजीशन ट्रैवल किया है पार्टिकल पी ने, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो लीनियर डिस्टेंस के बराबर होगा, जेड जेड डैश के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो जेड जेड डैश है या आर डेल्टा थीटा है, इसको जब मैं डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर दूँ, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, उतना ही टाइम जितना कि जेड टू जेड डैश जाने में लगा है पार्टिकल पी को, उससे मैं डिवाइड करूं, और अगेन ये डेल्टा टी को मैं बहुत छोटा लेके चलूं, मतलब काफ़ी छोटा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। सो आप इसको आर डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप अभी किसको लिख रहे हो, ये लिख रहे हो डी जेड जेड डैश अपॉन डी टी को। ठीक है, ये एनालॉजी है। अब ये डी थीटा बाई डी टी तो अपने को पता है क्या है, ओमेगा है। सो डी जेड जेड डैश अपॉन डी टी जो है वो आपका आर ओमेगा हो गया। अब ये डी जेड जेड डैश अपॉन डी टी क्या है, जेड जेड डैश अपना लीनियर डिस्टेंस है, तो आप उसको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, सो ये अपना क्या होगा, ये लीनियर स्पीड होगा बेसिकली। सो हम ये एक्चुअली में लीनियर स्पीड निकाल रहे थे। ठीक है, दिस इज लीनियर स्पीड, दिस इज नॉट द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। हमने जेड जेड डैश लिया, लीनियर डिस्टेंस लिया। ठीक है, और वो डिस्टेंस को हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी आर गेटिंग लीनियर स्पीड नॉट लीनियर वेलोसिटी, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये लीनियर स्पीड जो है वो आर ओमेगा है अपने पास। अब वापस से जब आप इस लीनियर स्पीड को डिफ्रेंशिएट करोगे, आर ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वो क्या होगा, आर डी ओमेगा अपॉन डी टी होगा। ठीक है, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा इस डिफ्रेंशिएशन से, और अपने पास सिर्फ डी ओमेगा अपॉन डी टी आएगा। अब डी ओमेगा अपॉन डी टी भी हमें मालूम है अल्फ़ा है, तो दैट इज़ आर अल्फ़ा। सो ये जो होगा अपना, ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, दिस इज़ आर अल्फ़ा एंड दिस इज़ बेसिकली द एक्सेलरेशन, जब ये पार्टिकल जेड टू जेड डैश ट्रैवल करेगा। अब मैं यहाँ पे टी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये लीनियर स्पीड का डिफ्रेंशिएशन किया हमने, सो ये अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज़ नॉट द नेट एक्सेलरेशन। ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है, ये बस टेंजेंट की ओर का डायरेक्शन है। टेंजेंट मतलब ये होता है, यहाँ पे आप अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिस इज़ द टेंजेंट, तो इस डायरेक्शन का ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि अभी मैंने इस तरफ टेंडेंसी रखी है पार्टिकल पी की जाने की। सो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो दिस इज़ नॉट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, ये जस्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इस बात को ध्यान देना। दिस इज़ बेसिकली वी आर डिफ्रेंशिएटिंग लीनियर स्पीड। ठीक है, लीनियर स्पीड को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और क्योंकि लीनियर स्पीड को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं माना है, इसलिए उसकी डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं है, इसलिए हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रही है। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट होगी और आप तब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे हम जस्ट ऑपोजिट केस ले रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में मेरे को बस इतना ही बताना था। फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, सेकंड एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, और कैसे कैसे हमने डिराइव किया, कैसे लेकर आया, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देखा, और उसके बाद अभी हमने देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, लीनियर स्पीड का कॉन्सेप्ट, और कैसे आप लीनियर डिस्टेंस निकाल सकते हो सर्कुलर के केस में, सर्कुलर मोशन के केस में बेसिकली। ठीक है, तो अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स अलोंग द रेडियस एंड द टैंजेंट कैसे हम निकाल सकते हैं, मतलब कि क्या होता है यूनिट वेक्टर्स अलोंग द रेडियस एंड द टैंजेंट, और इस यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है बेसिकली वो हम देखेंगे जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे सर्कुलर मोशन के केस में। एक एक्सेलरेशन टैंजेंशियल और एक एक्सेलरेशन रेडियल। सो इन दोनों ही के केस में हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स कितनी लाभदायक है। तो चलो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं अलोंग द रेडियस एंड द टैंजेंट। सो उसके लिए मैंने अगेन यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया है, ओ एक्स ये है एंड ओ वाई ये है। सो दिस इज़ द एक्स एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई इज़ द वाई एक्सिस, और अगेन पॉइंट पी है यहाँ पे, टाइम टी इज इक्वल टू 0 x पे था बट अभी वो यहाँ पे आ गया, ये z पॉइंट रख लो, z रख लो, और जो
यूनिट वेक्टर है इस तरफ, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन बेसिकली। सो यहाँ पे जेड आर सपोज कर लो, दैट इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप जेड टी सपोज कर लो, ठीक है। और यही बेसिकली हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि जेड आर और जेड टी क्या है। वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर है तो, ठीक है। और ये जो ऐसे मैंने ये दो एक्सिस लिए हैं, ये बेसिकली आप इसको समझ लो पी एक्स डैश जेड एक्स डैश बेसिकली एंड जेड वाई डैश, ठीक है। दीज आर जस्ट पैरेलल, मतलब ये एक्चुअल में वाई एक्सिस के पैरेलल है जेड वाई डैश, और जो जेड एक्स डैश है वो एक्चुअल में ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सो अभी जब आप जेड आर डैश निकालोगे, सो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले ये एंगल थीटा है, और मैंने ऐसा पैरेलल क्यों ड्रॉ किया ताकि आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आए कि ये थीटा है तो ये भी बेसिकली थीटा ही होगा, ठीक है। तो जेड आर डैश निकालोगे आप। सो अगर आप जेड आर डैश निकालोगे मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी रेडियल डायरेक्शन, सो आप उसको कैसे लिख सकते हो बेसिकली? सो सबसे पहले हम ये जो एरो बना हुआ है ये वाली, उसकी लेंथ लिख लेते हैं कि ये कितनी लेंथ की है। सो मैं लेंथ लिखता हूँ यहाँ पे जेड क्यू लिख देता हूँ, ये मान लो मैं क्यू सपोज कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। सो जेड क्यू इसका लेंथ है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। सो अभी मैं जेड क्यू, दिस जेड क्यू कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूँ जेड एक्स डैश के डायरेक्शन में, जो कि एक्चुअली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन ही है। सो इसको मैं आई कैप लिखता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, ये तो आपको पता ही होगा। प्लस वाई एक्सिस पे अब मैं लिख सकता हूँ जेड क्यू साइन ऑफ थीटा, और वाई एक्सिस में क्या होता है यूनिट वेक्टर जे कैप, ठीक है। सो ये हुआ अपना रेडियल डायरेक्शन का बेसिकली एक वेक्टर। अब आपको इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जेड आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड आर वेक्टर, दिस मॉडुलस इज व्हाट बेसिकली द मैग्नीट्यूड, दैट इज जेड क्यू, दैट इज इक्वल्स टू जेड क्यू अपॉन जेड क्यू हो गया कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस ऑफ जेड क्यू अपॉन जेड क्यू साइन ऑफ थीटा जे कैप। सो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया वहाँ पे, और ये अपना यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। सो इसको मैं लिखता हूँ ई आर वेक्टर ही लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ साइन थीटा जे कैप। सो ये अपना आया रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। रेडियल डायरेक्शन कौन? ये वाला। अब मैं इस टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने जा रहा हूँ, ये जेड वेक्टर टी। सो जेड वेक्टर टी आप निकालोगे तो अगेन मैं जेड क्यू की जगह मैं इसको लिखता हूँ सी, ठीक है, ये सी लेंथ लिखता हूँ। सो जेड वेक्टर टी क्या होगा जेड सी। अब देखो यहाँ पे ये एक इधर है और ये इधर है, अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगेन ये थीटा होगा क्योंकि रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री है, इसीलिए ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा अपने पास, ठीक है। अब ये थीटा है तो आप कैसे लिख सकते हो जेड सी वाई डायरेक्शन का अगर लिखोगे तो जेड सी कॉस थीटा हो जाएगा, बट ये क्या है वाई डायरेक्शन का जे कैप है, ठीक है। और प्लस अब जो एक्स डायरेक्शन में वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, देखो इस तरफ है एरो, इस तरफ है अपनी, ठीक है। सो मैं इसको लिखता हूँ माइनस जेड सी साइन ऑफ थीटा, और ये होगा अपना आई कैप। सो इसको मैं अगर सही से अरेंज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ जेड सी साइन ऑफ थीटा आई कैप एक्स डायरेक्शन में प्लस ऑफ जेड सी कॉस ऑफ थीटा जे कैप वाई डायरेक्शन में। अब अगेन मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो जेड टी वेक्टर अपॉन मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये मॉडुलस क्या है बेसिकली जेड सी है। सो अगेन ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप। सो ये जो अपना हुआ ये हुआ टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर। सो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ ई टी वेक्टर, ठीक है। सो ई टी वेक्टर आपको पता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप, और ई आर वेक्टर मालूम है कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ साइन थीटा जे कैप। सो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। अब चलो हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा अपने पास, बट ये दोनों को बिल्कुल आप याद रखना, ये दोनों टर्म याद रखने वाली है, ठीक है। ये दोनों टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो ई आर वेक्टर है अपना वो कितना था कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ साइन थीटा जे कैप, और जो ई टी वेक्टर है वो कितना था अपने पास, वो था माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप। ये दोनों अपने पास थी, तो इसको याद रखना आप, ठीक है। अभी यूज़ होगा इसका। अभी देखो हम एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ये पॉइंट z पे ये पार्टिकल p पहुंची है एट टाइम t, ठीक है। इनिशियली में कहाँ थी, OX एंड दिस इज OY। सो x पॉइंट पे थी इनिशियली ये पार्टिकल p, अभी z पॉइंट पे पहुंची है। सो हमें एक्सेलरेशन निकालना है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? वेल, एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल p एट टाइम t। सो अगर आप पोजीशन देखो पार्टिकल p की एट टाइम t पे, सो वो क्या होगा, OP होगा, बेसिकली OP वेक्टर। और इस OP वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यूनिट वेक्टर ही कंसिडर करूँ, सो मैं लिख सकता हूँ cos थीटा i कैप प्लस ऑफ साइन थीटा j कैप। और अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है तो आप OP से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना बेसिकली पोजीशन ऑफ द पार्टिकल p एट पॉइंट z एंड दैट इज एट टाइम t, ठीक है। सो अभी मैं OP को जस्ट 1 लेता हूँ, दिस इज 1, और यू कैन बेटर से दिस इज r, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियस। OP बेसिकली क्या है, OP इज रेडियस, ठीक है। ये मैंने पहले भी ले चुका है, OP इज बेसिकली रेडियस, ठीक है। सो यहाँ पे आप OP वेक्टर को डायरेक्ट ऐसे लिख दो, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ साइन थीटा जे कैप। अब आपको चाहिए वेलोसिटी, ये तो अपने पास पोजीशन हो गई, अब आपको चाहिए वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। रेडियस आपकी कांस्टेंट है, कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा होगा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा अपॉन डी टी एंड दैट इज आई कैप प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा अगेन डी थीटा बाई डी टी एंड दिस इज व्हाट जे कैप। तो ऐसा होगा अपने पास। सो यहाँ से जो v वेक्टर आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है बिकॉज वी आर टेकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे स्पीड नहीं है, ये लीनियर स्पीड, इट इज़ बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर। अब डी थीटा बाई डी टी अपने को मालूम है ओमेगा है, सो ये दोनों ही टर्म से यहाँ से भी बाहर आ जाएगा और यहाँ अपने पास बचेगा माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप। और ये बेसिकली क्या है, ये वेक्टर फॉर्म किसका है? वेल देखो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, ये ई टी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, आर ओमेगा ई टी वेक्टर। और ई टी वेक्टर मतलब क्या, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। दिस यूनिट वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट, दिस वन, दिस इज ई टी वेक्टर। मतलब क्या है, जो वेलोसिटी वेक्टर है इस पॉइंट z पे पार्टिकल p की, वो कौन से डायरेक्शन में है, वो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ई टी वेक्टर के डायरेक्शन में है, जो कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो मतलब जब पार्टिकल ऐसे चल रहा है सर्कुलर मोशन में, जब वो मोशन कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, ई टी वेक्टर है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ई टी वेक्टर इज बेसिकली दी वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और भी नोटेबल पॉइंट लिख देता हूँ, वी वेक्टर इज व्हाट, आर ओमेगा ई टी वेक्टर। जबकि पोजीशन वेक्टर कौन से डायरेक्शन में था, जो पोजीशन वेक्टर था वो रेडियली डायरेक्शन में था, रेडियल वाले डायरेक्शन में था, ऐसा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप था, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर उस डायरेक्शन में था, ये हम देख रहे हैं यहाँ से। अभी एक्सेलरेशन देखते हैं। वेल, एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए आपको वेलोसिटी वेक्टर की डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल। और वेलोसिटी वेक्टर हमें मालूम है क्या है, आर ओमेगा ई टी वेक्टर है। सो इसको मैं ऐसे लिखूँ, अगर आर ओमेगा ई टी वेक्टर इज़ व्हाट, माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप। सो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये डी डी टी है बेसिकली ऑल ओवर टर्म, ठीक है। सो अभी आप इसको लिखोगे, सो आर तो अपना बाहर आ गया एक बारी में। अभी देखो ये डिफ्रेंशिएशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट टर्म मान रहा हूँ, इसको सेकंड टर्म मान रहा हूँ, तो एक बार फर्स्ट टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, एक बार सेकंड टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। सो पहले वाले केस में मैं फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा अपॉन डी टी एंड दिस इज आई कैप, प्लस सेकेंड टर्म का माइनस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा अपॉन डी टी, और ये अपना जे कैप होगा। सो ये एक हो गया। प्लस अभी जब आप माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप को कांस्टेंट लोगे, सो आर आएगा अपने पास इनटू माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो पहला वाला टर्म को अगर आप देखोगे, ये जो अपना आर ओमेगा है पहला वाला, तो ये क्या हो गया अपना, वापस से ये देखो, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ये दोनों ही टर्म एक एक से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अब ये माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस ऑफ साइन थीटा जे कैप। सो माइनस में अगर यहाँ पे बाहर ले लूँ
सो क्या हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ साइन थीटा जे कैप, ये वाला टर्म ई आर वेक्टर वाला टर्म। सो ये ई आर वेक्टर हो गया अपने पास। दूसरा वाला टर्म जो है वो आर डी ओमेगा बाई डी टी है, और जो माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप है ये बेसिकली ई टी वेक्टर है। तो क्या होगा आर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू ई टी वेक्टर दैट इज अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो ये जो वेलोसिटी वेक्टर का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, वेलोसिटी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में था? वेल टेंजेंशियल डायरेक्शन में था। पोजीशन वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में था? वेल रेडियल डायरेक्शन में था। दिस इज द पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर्स डायरेक्शन ई टी वेक्टर। अब जब आप इस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किए, वेलोसिटी वेक्टर को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिला। और एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे फॉर्म में मिला आपको? वेल उसके दो टर्म्स मिले, एक का डायरेक्शन जो है वो रेडियल है और एक का डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल है। सो आपको दो फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन मिले और वो दोनों फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन मिलकर नेट एक्सेलरेशन बना। वही मैं पहले बोल रहा था कि जो आपने एक्सेलरेशन निकाला है वहाँ पे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। याद है डी बाई डी टी हमने निकाला था, ठीक है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था ये। अब ये भी बेसिकली देखो वही डी बाई डी टी है, आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो आर को आप इनसाइड लेके जाओ, सो क्या होगा डी आर ओमेगा अपॉन डी टी होगा, और आर ओमेगा क्या है? वेलोसिटी है, सो डी वी बाई डी टी। यही मैं वहाँ पे बोल रहा था कि दिस इज नॉट द नेट एक्सेलरेशन बट ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्योंकि ये लीनियर स्पीड है, ठीक है। दिस इज नॉट द वेक्टर, दिस इज स्पीड बेसिकली, दिस इज नॉट द वेलोसिटी। अब जब आप नेट एक्सेलरेशन फाइंड किए तो आपको दो एक्सेलरेशंस मिले बेसिकली, दिस इज व्हाट रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक टेंजेंशियल के डायरेक्शन में डी वी बाई डी टी और एक रेडियस के डायरेक्शन में आर ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली ये नेगेटिव है, देखो नेगेटिव आर ओमेगा स्क्वायर है तो ये इनसाइड है, कुछ अंदर की तरफ लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ये एक्सेलरेशन जो है रेडियल एक्सेलरेशन ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, नॉट आउटवर्ड बल्कि टुवर्ड्स द सेंटर। सो ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। जो रेडियल एक्सेलरेशन है दैट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट मैं लिख देता हूँ, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस इज, ये आपको पता है ये क्या है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही वो एक्सेलरेशन है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इसके बारे में मैं और भी डिस्कस करूँगा आगे, बट अभी इतना ही जानो कि यही वो एक्सेलरेशन है विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और यही सर्कुलर मोशन में मूव करवाने में हेल्प करता है किसी भी पार्टिकल की। सो अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये अपना आ गया टोटल एक्सेलरेशन निकल कर, दैट इज़ नथिंग बट नेट एक्सेलरेशन, इसको मैं बोल सकता हूँ। अभी देखो इससे दो टाइप के मोशन निकल कर आएंगे, एक सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ये बेसिकली नेम आई कहाँ से? हम किसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, किसी को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, ये किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, मतलब किसकी यूनिफॉर्मिटी और किसकी नॉन यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। सो ये इस बेसिकली एक्सप्रेशन से ही क्लियर होगा अपना। वेल देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रही है सो उसकी जो स्पीड है बेसिकली, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, स्पीड इज़ कांस्टेंट। जब स्पीड अपनी कांस्टेंट होगी उस पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी, तो हम बोलेंगे कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और जब वो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, जब वो स्पीड चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो यहाँ पे हम इस पार्टिकल की स्पीड की बात कर रहे हैं, वो जो पार्टिकल पी नहीं थी उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी उसकी। देखो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, ठीक है। तो आप डायरेक्शन चेंज करने को तो रोकोगे नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होगा तो वो लीनियर मूव करेगी, बट ये सर्कुलर मोशन के बारे में। सो डायरेक्शन तो चेंज होगा तो वेलोसिटी वहाँ पे आएगी ही आएगी। अब वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रही है, ठीक है। बट वो वाला जो एक्सेलरेशन है वो इससे लिंक्ड है। जो डायरेक्शन चेंज वाला एक्सेलरेशन है ना वो इससे लिंक्ड है, ठीक है। बट जो स्पीड चेंज वाला एक्सेलरेशन है वो इससे लिंक्ड है। दिस इज़ फॉर द स्पीड चेंज। और ये आप देख भी रहे हो, ये मैं डी वी बाई डी टी लिख रहा हूँ एंड डायरेक्शन इज़ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है। ये है ऐसा है। सो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। सो जब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा अपना, तब जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। मतलब जब डी वी बाई डी टी ज़ीरो होगा, वी इज़ स्पीड, इसको रखना आप याद, वी इज़ वॉट लीनियर स्पीड, ठीक है, विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी टेंजेंट। तो ये जब ज़ीरो होगा अपना
डी बाई डी टी ज़ीरो होगा, स्पीड ज़ीरो नहीं होगा। डी बाई डी टी जब ज़ीरो होगा तो उस केस में होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जब डी बाई डी टी नॉन ज़ीरो होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, सो वो अपना होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ये बात ध्यान देने वाली है। एंड वी इज़ बेसिकली द लीनियर स्पीड, ठीक है, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। सो जब वो ज़ीरो होगा डी वी बाई डी टी, उसका जब रेट ऑफ चेंज ज़ीरो होगा तो वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब उसका रेट ऑफ चेंज ज़ीरो नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ये बात ध्यान देने वाली है। अब देखो, हम देखते हैं कि जब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। वेल, नेट एक्सेलरेशन तो हमें पता है ये होगा, ये तो हमने वही निकाला, ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही है, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ हम देखते हैं। वेल देखो यहाँ पे, दिस इज़ बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज़ नथिंग बट डी वी बाई डी टी, और डायरेक्शन क्या होगा ई टी वेक्टर, और ये टूवर्ड्स द सेंटर है, दिस इज़ व्हाट माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा ई आर वेक्टर। सो ये हुआ आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विद वेक्टर्स, मैंने यूनिट वेक्टर्स पे दिखाया। तो देखा, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर्स का फ़ायदा जो मैंने पहले बताया। अभी आप जब मैग्नीट्यूड निकालोगे इसकी, तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के, सो आप क्या करोगे, ए नेट एक्सेलरेशन जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली कितना लिख दोगे आप, अंडर रूट ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो गई। और डायरेक्शन अगर लिखोगे यहाँ पे, सो आपको किसी एक के साथ एंगल मानना पड़ेगा, तो मैं इसके साथ मान रहा हूँ अल्फ़ा, ठीक है। ये किसके साथ, रेडियस के साथ एंगल है। तो जो टैन अल्फ़ा होगा वो आप क्या लिखोगे, वो आप लिखोगे डी वी बाई डी टी डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर। सो ये होगा आपका डायरेक्शन टैन अल्फ़ा। अल्फ़ा को आप टैन इनवर्स डी वी बाई डी टी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। और जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन वेक्टर का, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर होगा। सो ये है द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज़ नॉट नॉर्मल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया है, इसको ध्यान देना, दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यही बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कि डी वी बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा। सो आपके पास सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, ये सेंटर वाला। सो जो नेट एक्सेलरेशन होगा उस केस में वो सिर्फ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ये माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर ई आर वेक्टर। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलता हूँ, विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सो आप आर ओमेगा स्क्वायर को और भी तरीके से लिख सकते हो। ओमेगा आपने देखा वी अपॉन आर होता है अपने पास, बिकॉज वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमें पता है। सो यहाँ से आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो, वी अपॉन आर लिख सकते हो। सो आर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख दोगे, सो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो इस फॉर्म में भी आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिख सकते हो, ठीक है। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। या तो आर ओमेगा स्क्वायर लिखो या तो वी स्क्वायर अपॉन आर लिखो, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। आप अलग अलग फॉर्म्स देख लो इसकी, ताकि कंफ्यूज ना हो एग्जाम में कि ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों लिख दिया। या आपको कहीं भी खुद भी ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर सको बिल्कुल ईजिली तरीके से। सो ये दो केसेस थी, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जिसमें सिर्फ एक एक्सेलरेशन है, ये विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप की एक्सेलरेशन थी, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दोनों ही का नेट इस डायरेक्शन में था जो कि अल्फा एंगल बना रहा था विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये थी बात हमारी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अभी आप अगर इसको फोर्स के फॉर्म में लिखना चाहो, सिर्फ मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में अगर बात करूं तो आपको एक्सेलरेशन पता है, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करूं, सो आप इसको अगर फोर्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप स्मॉल m मल्टीप्लाई कर दो। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज़ व्हाट बेसिकली फोर्स। सो ये क्या होगा, ये टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टेंजेंशियल फोर्स। सो ये टेंजेंशियल फोर्स अगर होगा तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, पार्टिकल की। अगर टेंजेंशियल फोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो हमारी सिर्फ स्पीड होगी एक, जो कि यूनिफॉर्म होगी स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल p थ्रू आउट इट्स मोशन जो सर्कल में हो रही है। सो अगर कोई भी फोर्स नहीं होगा, ऑब्वियसली टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, तो पार्टिकल p की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड होगी, ठीक है। वेलोसिटी उस सेंस में होगी कि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तभी वो एक्सेलरेट कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस समय जीरो होगा, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा उस समय।
जब पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए होगा जो उसकी स्पीड को चेंज करे, ठीक है, और तभी टेंजेंशियल फोर्स जो है वो प्ले में आएगी। सिमिलरली आप अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो m मल्टीप्लाई करो v²/r में, ये mv²/r है जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो आपको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ही प्रोवाइड करवाना पड़ेगा किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ध्यान से सुनना। टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो चलेगा, वो पार्टिकल तब भी सर्कल में मूव कर सकती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जैसा, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा उस पार्टिकल का। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कल में मूव ही नहीं कर पाएगी। तो सर्कल में मूव करवाना है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स प्रोवाइड कर सकती है, आइदर ग्रेविटेशनल फोर्स हो या टेंशन हो या और भी किसी अलग प्रकार के फोर्स हो, ठीक है। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको होना पड़ेगा किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाने के लिए, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसको mv²/r लिखते हैं हम, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सो आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही पड़ेगा किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाने के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इक्वेट करोगे, टेंशन होगा तो आप इसको टेंशन के साथ इक्वेट करोगे, फ्रिक्शन होगा तो आप इसको फ्रिक्शन के साथ इक्वेट करोगे। फ्रिक्शन कब होगा, जस्ट अगला जो लेक्चर है मैं उसी पे डिस्कस करने वाला हूँ, एंगल ऑफ बैंकिंग पे ही डिस्कस करने वाला हूँ। जब गाड़ियाँ जो है टर्न लेती है एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में, तब जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जबकि रोड जो है वो बिल्कुल समतल हो, बिल्कुल लेवल रोड हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड हो। सो उस हॉरिजॉन्टल रोड को अगर मैं थोड़ा बैंक करूं तब हमें फ्रिक्शन पे इतनी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में मैं और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी के लिए आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखो। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देखनी है उतनी बार देखो, जब तक ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छे से चली ना जाए। जैसे कि सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एंगुलर वेरिएबल्स जो मैंने डिस्कस किया, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो मैंने डिस्कस किया, फिर से मैंने और क्या डिस्कस किया, यूनिट वेक्टर्स डिस्कस किया, नेट एक्सेलरेशन डिस्कस किया, उसकी डायरेक्शन डिस्कस करी नेट एक्सेलरेशन की, अल्फा विद दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन के। सो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से देखो इस लेक्चर में। अभी अगला लेक्चर में मैं एंगल ऑफ बैंकिंग ये सब डिस्कस करने वाला हूँ, फिर मैं कोरियोलिस इफेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बेसिकली सूडो फोर्स है। सो इतना ही है इस वीडियो में गाइज। आप इस वीडियो को प्लीज़ फिर से देखो, बिल्कुल अच्छे से देखो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। सो गाइज, ऐसा होप करता हूँ मैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइज, तब तक के लिए थैंक यू।